गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त, आपका साथी बी एस तरकर आज फिर एक शानदार समरी लेकर आया हूं। आइए सुनते हैं कश्मीर से रिलेटेड समरी। अब सुनते हैं राजनैतिक एकीकरण में प्रवेश। 1953 शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर 11 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार से अनबन की वजह से नेहरू ने इन्हें जेल में डलवाया था। 1954 धारा 35 अब भारत के राष्ट्रपति के आदेश से अस्तित्व में आई। 1964 में शेख अब्दुल्लाह जेल से बाहर आए और कश्मीर मुद्दे पर नेहरू से बात करने की कोशिश की, किंतु इसी वर्ष नेहरू की मृत्यु हो गई और बात हो नहीं सकी। 1965 सदर रियासत का नाम बदलकर मुख्यमंत्री किया गया। राज्य विधानसभा के लिए मार्च 1967 में तीसरे आम चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस सरकार बनी। फरवरी 1972 में चौथे आम चुनाव हुए, जिनमें पहली बार जमाते इस्लामी ने भाग लिया व 5 सीटें जीती। इन चुनावों में भी कांग्रेस सरकार बनी। भारत और पाकिस्तान के बीच 3 जुलाई 1972 को ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर पर सभी पिछली उद्घोषणाएं समाप्त की गईं। जम्मू और कश्मीर से संबंधित सारे मुद्दे द्विपक्षीय रूप से निपटाए गए। वह युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में बदला गया। 1974 इंदिरा शेख समझौता हुआ, जिसके अंतर्गत शेख अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया। इस वर्ष ये भी निर्णय किया गया कि अब कश्मीर में जनमत संग्रह की जरूरत नहीं है। फरवरी 1975 को कश्मीर समझौता समाप्त माना गया व भारत के प्रधानमंत्री के अनुसार समय पीछे नहीं जा सकता तथा कश्मीरी नेतृत्व के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य का भारत में अधिमिलन कोई मामला नहीं कहा गया। जुलाई 1975 में शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। जनमत फ्रंट स्थापित और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ विलय किया गया। जुलाई 1977 को 5वें आम चुनाव हुए, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस पुनः सत्ता में लौटी। 68% मतदाता उपस्थित हुए। शेख अब्दुल्ला का निधन 8 सितंबर 1982 होने पर उनके पुत्र डॉ फारूक अब्दुल्ला ने अंतरिम मुख्यमंत्री की शपथ ली व छठे आम चुनावों में जून 1983 में नेशनल कॉन्फ्रेंस को विजय मिली। 1984 इस वर्ष भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियर और युद्ध के मैदान सियाचिन को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय भारतीय सेना को ऐसी खबर मिली थी कि पाकिस्तान सियाचिन पर अधिकार कर रहा है। इस कारण भारत ने भी चढ़ाई शुरू की और पाकिस्तान से पहले वहां पहुंच गया। सियाचिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1987 में कश्मीर विधानसभा के चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मिलकर बहुत भारी गड़बड़ी की और वहां इन्होंने चुनाव जीता। चुनाव में बहुत भारी संख्या में जीते जाने पर दोनों पार्टियों के विरुद्ध काफी प्रदर्शन हुए और धीरे धीरे ये प्रदर्शन आक्रामक और हिंसक हो गया। इस हिंसक प्रदर्शनों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों में अपने हिज़्ब उल मुजाहिद्दीन जैसे आतंकवादी संगठन और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादियों को शामिल कर दिया। बाद में कश्मीरी मुसलमानों को सीमा पार भेजकर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरह के सभी आतंकी गतिविधियों को आईएसआई और अन्य विभिन्न संगठनों का समर्थन प्राप्त था। 1989 कश्मीर में आतंकवाद का आरंभ। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से जबरन विस्थापन। 1990 में कश्मीरी पंडितों को बहुत अधिक विरोध और हिंसा झेलनी पड़ी। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में एक समुदाय है जो घाटी के मूल निवासी थे। इन्हें बहुत सारी धमकियां आनी शुरू हुईं और कई हजारों कश्मीरी पंडितों को सरेआम गोली मारी गई। औरतों का बलात्कार हुआ। इन्हें दिन दहाड़े धमकियां दी जाने लगीं कि यदि इन्होंने घाटी नहीं छोड़ा तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद ये धमकियां अखबारों में छपने लगीं कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ देना चाहिए या इस्लाम कबूल करना होगा या तो मरने के तैयार रहना चाहिए।
साथ ही दिन रात लाउडस्पीकर से भी घोषणा करके उन्हें डराया जाने लगा। अंततः अपनी जान के डर से ये कश्मीरी पंडित, जो कि लगभग 4 से 5 लाख की संख्या में थे, उन्हें रातों-रात घाटी छोड़कर जम्मू या दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा। इस घटना के पीछे एक वजह ये भी थी कि इस समय केंद्र सरकार ने जगमोहन को केंद्र का गवर्नर बनाया था। फारूक अब्दुल्लाह ने कहा था कि यदि जगमोहन को गवर्नर बनाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे, और इस पर फारूक ने इस्तीफा दे दिया। कश्मीर में इसके बाद पूरी तरह से अव्यवस्था और अराजकता फैल गई थी। जगमोहन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को 2 बार चिट्ठी भी लिखी, पर इसका उसने कोई जवाब नहीं दिया और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे। फारूक अब्दुल्ला इस्तीफा देने के बाद लंदन चले गया और तमाशा देखते रहा। अब कश्मीर में कानून द्वारा सुरक्षा बलों को विशेष शक्ति के बारे में जानते हैं। AFSPA दी गई। इस तरह की अराजकता को देखते हुए भारत सरकार ने यहां पर आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट लागू किया। इससे पहले कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में AFSPA लागू किया जा चुका था। इस अधिनियम के अनुसार सेना को कुछ अतिरिक्त शक्तियां दी जाती हैं, जिसकी सहायता से वे किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी पर संदेह होने से उसे गोली मार सकते हैं और किसी के घर की तलाशी भी बिना वारंट के ले सकते हैं। यह एक्ट इस समय कश्मीर को बचाने के लिए बहुत जरूरी था। इसके बाद धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे। सन 2004 के बाद यहां पर उग्रवाद समाप्त हुआ। 1999 कारगिल युद्ध तथा इसमें भारत की विजय। 2003 में भारत और पाकिस्तान के बीच LOC सीजफायर अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत LOC पर गोलीबारी और घुसपैठ कम करने की बातें थीं। 2018 भाजपा और PDP की सम्मिलित सरकार गिरी, राष्ट्रपति शासन लागू। 5 अगस्त 2019 कश्मीर से धारा 370 समाप्त करने के लिए विधेयक पारित हुआ। उस दिन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की सिफारिश तथा राज्य के पुनर्गठन का बिल पेश कर दिया। इसके साथ ही पहले से ही तैयार बैठी सरकार ने कश्मीर घाटी के राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया। इंटरनेट सहित अन्य संचार सेवाएं रोक दी गईं और पूरे राज्य में धारा 144 लागू कर दी गई। कई अलगाववादी नेताओं को इससे पहले ही नजरबंद किया जा चुका था। राज्य पुनर्गठन बिल में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने का प्रस्ताव था, एक लद्दाख तथा दूसरा जम्मू कश्मीर। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 61। यह बिल अगले दिन लोकसभा में भी भारी बहुमत से पारित हो गया। 31 अक्टूबर 2019 सरदार पटेल की पुण्यतिथि को जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख नाम से 2 केंद्र शासित प्रदेश बने। 2020 भारत सरकार ने मूल निवासी नियम डोमिसाइल लॉ लागू किया। इसके द्वारा भारत के कुछ वर्ग के लोगों को कश्मीर का स्थायी निवासी घोषित किया गया। इस समरी में इतना ही, आगे और भी समरी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपनों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली समरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।